नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी स्टॉक फॉर द वीक वीडियो सीरीज़। और ये इस सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। दो वीडियो अभी तक हमने शेयर करी है स्टॉक फॉर द वीक के अंदर में, और बीच में मैंने दो वीडियोस नहीं बनाए थे क्योंकि जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए थे स्टॉक्स, उनके अंदर में अभी भी और भी मोमेंटम बना हुआ था, इसीलिए मैंने और कोई वीडियो नहीं बनाई। और आज फिर से हम आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं। हम पुराने वाले जो स्टॉक्स हैं वो भी आपको एकदम सिनॉप्सिस के अंदर में रिव्यू करके बताएंगे कि क्या पोजीशंस है और किस तरह की पोजीशंस अभी आप बना सकते हैं, और ओवरऑल जो सिचुएशन है और बाकी सारे जो चीज़ें हम आपके लिए लेके आए हैं, जो स्टॉक्स लेके आए हैं, मुझे लगता है काफ़ी पसंद आने वाले हैं। अभी जो मार्केट का ट्रेंड है, पहले एक बार मार्केट के ट्रेंड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया लग जाए किस तरीके से मार्केट में पोजीशंस बनानी है और आगे किस तरीके से ट्रेड हो सकता है। अगर मुझे अभी अभी मैं ओवरऑल सिचुएशन सिनेरियो देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मार्केट जो है वो बेरिशनेस की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा, बट जब नीचे आ रहा है तो काफ़ी तेज़ी से गिरता है, तो डेफिनेटली वहाँ से बाइंग ज़रूर आ रही है। बट आपको अगर नज़र आएगा तो नीचे की तरफ का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है, जो हमेशा रिस्की रहता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट में डाउन साइड रिस्क बनते हुए दिखाई दे रहा है। मार्केट ने एक बार नहीं किया है, कम से कम 2 से 3 बार इसको अटेम्प्ट किया और बहुत ही शार्प फॉल देखने के लिए मिला है। अब वो चाहे आप ट्रिगर्स की तरफ से ये देखिए कि ट्रिगर्स कहीं से डेवलप हो रहे हैं या फिर कंसोलिडेशन देखने में, तो देखिए कंसोलिडेशन रेंज में अभी भी है और मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। 15,400 के नीचे जब तक नहीं निकलता तब तक बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं गिरावट आएगी। और मैं जब गिरावट कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट के अंदर में एक तरफा एक साथ गिरावट आ जाएगी। लोगों का मिसकंसेप्शन है कि जब हम गिरावट की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ क्रैश के बारे में सोचते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एक नोशन मार्केट में बना हुआ है कि वो हमेशा मार्केट को जब भी गिरावट की नज़र से देखते हैं तो एक क्रैश की तरफ से देखते हैं कि हमेशा मार्केट में क्रैश आएगा। तो क्रैश क्यों आएगा? जब तेज़ी से मार्केट बढ़ता नहीं है तो मार्केट में नीचे से एक साथ क्रैश आएगा, कोई ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। और आपको इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर अच्छी खासी करेक्शन नहीं आएगी तो आपको वापस से स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशंस में नहीं मिलेंगे। काफ़ी लोग अभी पैसे नहीं लगा रहे हैं मार्केट में, वो सिर्फ और सिर्फ यही सोच के कि अभी ऑलरेडी मार्केट ओवरबॉट है या मार्केट बहुत हाई पे चल रहा है, ये सब सोच के लोग पैसे नहीं लगा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो लोग ऑलरेडी स्टॉक्स लेके बैठे हैं उन्हें भी ये फियर है कि मार्केट काफ़ी हाईस पे चल रहा है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए आपको बहुत ही कॉशियस रहने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा मुझे लगता है मार्केट में जो पैसे बने हुए हैं उनमें प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो दिक्कत में फंस जाएंगे। तो क्या अब मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जाएगा हमें तेज़ी के मौके नहीं मिलेंगे? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट जब नीचे की तरफ जाएगा तो तेज़ी के मौके नहीं मिलेंगे। हमें दोनों तरफ के मौके मिलेंगे, हमें शॉर्ट में भी मिलेंगे, हमें तेज़ी में मिलेंगे। अगर मार्केट तेज़ी से ऊपर जाता है तो सिर्फ आपको एक ही मौका मिलता है, वो है तेज़ी का। मंदी का बहुत कम मौका मिलता है। लेकिन जब मार्केट नीचे की तरफ आता है तो आपको तेज़ी और मंदी के दोनों तरफ के सौदे मिलते हैं, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर में अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलती है, जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है वो उनके अंदर में तेज़ी होती है, क्योंकि पैसा कभी भी मार्केट से बाहर नहीं निकलता है, वो एक चीज़ से निकल के दूसरी जगह चला जाता है। अगर मान लीजिए स्टॉक्स से लोग पैसे निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसे इन्वेस्ट तो करेंगे ही, चाहे वो एफडीज में करें, चाहे वो अगर मान लीजिए कहीं पे बॉन्ड्स में कर रहे हैं, गोल्ड में कर रहे हैं, कमोडिटीज़ में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसे हमेशा इन्वेस्टेड रहेंगे। हो सकता है वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर दें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पैसा जो है मार्केट का मार्केट में ही रहता है और इसीलिए हमेशा पैसा सिर्फ घूमता रहता है, रोलिंग होती रहती है। अगर वो एफडीज में भी लगाएंगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं फिर से वापस लोन के रूप में मार्केट में फिर से आ जाएगा और मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट में जो गिरावट आएगी, गिरावट में आपको हर तरह के मौके मिलेंगे और आपको दोनों मौके दोनों हाथ से लेने चाहिए, तेज़ी के भी और मंदी के भी। और मुझे लगता है जब मंदी का दौर आने वाला है, यानी जो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, आपको हाइस पे सेल करना है, लो पे बाय करना है, जो पहले हम ऑलरेडी तेज़ी के समय भी कर रहे थे। लेकिन अभी जो आएगा, अभी और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स अच्छी तरीके से चलेंगे। और मुझे लगता है कि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बिल्कुल और परफेक्टली वर्क करने वाली है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे थे, बट अब हमें बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं या बहुत सारे जो अगर हम देखें ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेजेस, हर तरह की चीज़ों का यूज़ आने वाला है। और अब प्रॉपर हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करेंगे कि कब बन गया, सब जगह कब बन रहे हैं और हम सब जगह कब में ब्रेकआउट पे बाय कर रहे हैं। तो सिर्फ एक तरीके का पैटर्न नहीं, अब मल्टीपल पैटर्न्स देखने मिलेंगे। हेड एंड शोल्डर गिरावट में देखने मिलेगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिलेगा तेज़ी के अंदर में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में अब होने वाली है। और प्रॉपर आप टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको नहीं आती है
तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। और इसीलिए हमने एक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स भी शुरू किया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हम 22 अगस्त से उस सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं, तो आशा करता हूँ आपको वो जो हम सीरीज़ करने वाले हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच रहने वाली है। हम संडे को सिर्फ वो क्लासेस करेंगे, 12 हफ्तों का 12 क्लासेस का वो पूरा सेशन होगा। संडे को हम सारा डिस्कशन करेंगे, सारी चीज़ें सीखेंगे, मंडे टू फ्राइडे उसे प्रैक्टिस करेंगे, और सैटरडे को हम उसका अपना समरी बना के मंडे को फिर से संडे को फिर से डिस्कशन करेंगे। और ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, आप सीखना चाहते हैं, और सीखने से ज़्यादा अगर आप ट्रेड नहीं भी करते हैं, आप अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम भी नहीं करते हैं, तो भी मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट एक नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 6000 उस कोर्स की फ़ीस है, लेकिन वो अभी हमने 15 अगस्त से पहले कोई भी उसके अंदर में रजिस्ट्रेशन अगर करवाता है तो उसे 50% ऑफ मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये कोर्स डेफिनेटली हर लोगों को लेना चाहिए। और बाकी तो आपकी चॉइस है, मेरा आपको एनालिसिस पता है कि किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। और चलिए अब आगे, बहुत सारे हमने डिस्कशन कर ली मार्केट के बारे में, अब आगे चलते हैं और डिस्कशन करते हैं। पहले हमने जो ऑलरेडी स्टॉक्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं उसके बारे में, फिर हम बात करेंगे हमारे आने वाले स्टॉक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने जो प्रीवियसली हमने डिस्कशन करी थी 2 जुलाई और 9 जुलाई को जो स्टॉक्स डिस्कस किए थे आपके सामने मैंने रखे हैं। हमारा जाके बारे में हमने डिस्कशन किया था लॉन्ग और शॉर्ट के लिए। अगर हम इसमें देखें तो शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका मिला हमें, 680 का टारगेट लिया था, 690 तक स्टॉक जाके आया है। तो लगभग इसमें हमारा टारगेट ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो क्या हमें शॉर्ट्स मेंटेन करने चाहिए? मुझे लगता है कि हमारा जो करंट मार्केट प्राइस 721 है, एक तेज़ी के अंदर में हमें डेफिनेटली फिर से शॉर्ट बनाने का मौका मिल सकता है। लॉन्ग के लिए 766 रहेगा, करंट लेवल पे जो स्टॉप लॉस है वो हमारा रहेगा 740 का। और अब अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक जो कि नाल्को है, लॉन्ग का था, 80 पे लॉन्ग दिया था, 94 करंट प्राइस चल रहा है, 90 का पहला टारगेट, दूसरा 100 का था, जो मुझे लगता है कि ज़रूर आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी का आपको फिर से मौका मिला, और इसमें हमने बहुत बार ट्रेड किया है। क्रॉम्पटन की बात करें 450 पे डिस्कशन हमने किया था, और अगर करंटली अभी देखें तो करंटली इसके अंदर में आपको 520 इसका हमने टारगेट लिया, 484 पे करंट स्टॉक ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। भेल में हमने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का यहाँ पे ट्रेड लिया था। शॉर्ट का देखें 64 के नीचे शॉर्ट था, यहाँ पे 56 का हमारा टारगेट है, और 56 आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। शॉर्ट होल्ड कर सकते हैं, 59.5 करंट लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो भेल में अगर देखें तो हमारा टारगेट आ रहा है, क्रॉम्पटन में आ रहा है, हमारा राजा में आ रहा है, नाल्को में आ रहा है। अभी तक हमारा सब अच्छा चल रहा है। अगर हम IGL की बात करें तो IGL भी यहाँ पे लॉन्ग 540 पे दिया था, करंटली 560 है, 580 600 का टारगेट है। जिंदल 100 की बात करें, जिंदल 100 120 पे हमने डिस्कशन किया था, 140 160 के टारगेट के लिए, 140 का टारगेट आ चुका है इसके अंदर में। चोला फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट का हमने व्यू लिया था, और शॉर्ट की अगर बात करें तो 510 पे हमने शॉर्ट लिया, 475 करंट ट्रेड चल रहा है। और अगर टारगेट्स देखें तो यहाँ पे 480 और 460 का दिखाई दे रहा है। लॉन्ग हमने लिया था 510 के ऊपर में, तो यहाँ पे लॉन्ग हमारा इनिशिएट नहीं हुआ, बट शॉर्ट इनिशिएट हुआ, और फर्स्ट टारगेट आता हुआ दिखाई दे रहा है, सेकंड टारगेट की तरफ मूव कर रहा है। ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट भी लास्ट डे इसने अचीव किया था। क्यूमिंस इंडिया में अगर देखें तो लॉन्ग का हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग हमारा ट्रिगर नहीं हुआ है। वहीं अगर हेरिटेज फूड की अगर हम बात करें, हेरिटेज फूड यहाँ पे 440 520 तक का हमका डिस्कशन किया था, और यहाँ पे आपको 540 का हाई देखने के लिए मिला। तो अच्छी तेज़ी यहाँ पे हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। ICICI प्रूडेंशियल में हमने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का डिस्कशन किया था, और अगर अभी देखें तो करंटली 9624 पे हमने लॉन्ग का डिस्कशन किया, 632 करंट प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे अभी लॉन्ग का व्यू बना हुआ है। ज्योति लैब की अगर बात करें तो ज्योति लैब यहाँ पे 165 पे हमने डिस्कशन किया, 180 200 के टारगेट्स के लिए, 180 का टारगेट आ चुका है इसके अंदर में, और करंटली 170 है, करंट लेवल्स पे भी बाय किया जा सकता है। टोरेंट फार्मा में 3000 पे हमने बाय लिया था, 3075 करंट प्राइस है, 3000 पे बाय करना था, ये भी अच्छा चल रहा है, 4000 का टारगेट इंटैक्ट है। अगर हम यूनाइटेड ब्रिवरीज की बात करें तो 1500 का यहाँ पे हमारा लॉन्ग पोजीशन बनाने का व्यू था, 1427 करंट प्राइस चल रहा है। इसके अंदर में कुछ बहुत ज़्यादा खास व्यू हमने नहीं देखा है। औरो फार्मा की बात करें तो यहाँ लॉन्ग था 955 पे, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ 920, अगर देखें 920 करंट लेवल्स पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक औरो फार्मा है जो हमारा खराब परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, और डेफिनेटली ये ओवरऑल सेक्टर खराब होने के कारण ये हो चुका है। अगर हम DLF की बात करें 300 पे हमने डिस्कशन किया, 320 330 350 के टारगेट के लिए, 330 तक आ चुका है, 350 का टारगेट इंटैक्ट है। इडलवेस की बात करें तो 90 पे डिस्कशन किया, 100 रुपये और 110 का, 100 का टारगेट ऑलरेडी आ चुका है, और अभी भी इसमें बाइंग करी जा सकती है। ग्रैनुअल्स बाइंग लेवल के आसपास है, 440 का टारगेट है शॉर्ट टर्म में, डेफिनेटली ये भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। IB रियल स्टेट की बात करें तो IB रियल स्टेट 125 पे डिस्कशन किया, 125 150 के टारगेट, सारे टारगेट्स अचीव हुए।
फिर बात करें अगर आईबुल हाउसिंग फाइनेंस की, तो यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हो रही है। 280 पहला टारगेट था जो अचीव हुआ और 300 का आते हुए देखने मिलेगा। इंडिगो में बात करें तो हमारा यहाँ पे लॉन्ग ट्रिगर नहीं हुआ, 165 करंट ट्रेड कर रहा है। आज के वीडियो के अंदर में इसमें शॉर्ट का कॉल है और वहीं पे अगर देखें तो ओवरऑल यहाँ पे कोई व्यू नहीं बन रहा है। अगर हम इसके बात करें एनसीसी की, तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, 90 का यहाँ पे स्टॉप लॉस था, 87.7 करंट ट्रेड है, इससे एग्जिट होने का ही व्यू है। टाटा स्टील 1250 पे डिस्कशन किया, 1500 के टारगेट, ऑलमोस्ट सारे टारगेट इसमें आ चुके हैं। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का व्यू बन रहा है। वेल्सपन इंडिया की बात करें 110 पे डिस्कशन किया, 134 चल रहा है और 150 इसका हमने टारगेट लिया है, तो अभी भी इसके अंदर में बने रह सकते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो सारे स्टॉक्स में सिर्फ हमारे 2 स्टॉक्स जो है वो अंडर परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक है ऑरो फार्मा और दूसरा है एनसीसी और तीन है इंडिगो। इन 3 स्टॉक्स के अंदर को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी लिस्ट आपके सामने है, आप अपने हिसाब से इनके अंदर में अगर कहीं जगह है तो आप डेफिनेटली पोजीशंस बना सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम स्टॉक्स के बारे में, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा, भूलिएगा मत अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे ही वीडियोस आपके सामने हर बार प्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि जो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुत स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन होने वाला है। हम सेक्टर पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेफिनेटली सेक्टर में मुझे लगता है कि थोड़ी सी गलतियां हो सकती है। आप बहुत ही नैरो रेंज के अंदर में ट्रेड करेंगे, बेटर रहेगा कि हम डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स के अंदर में ट्रेड करें। और डाइवर्सिफाइड मुझे लगता है कि सेक्टर्स भी है उसके अंदर में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं आगे। सारे बैंकिंग अगर देखें तो बैंकिंग भी है, फार्मा भी है। लगभग मुझे ऐसा लगता है कि जो ओवरव्यू हम बनाने वाले हैं बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी आपको अच्छे पैसे बना के देगा, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वर्थ है। और रदर देन आइडेंटिफाइंग वीक एंड स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स, हम अगर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे, स्ट्रक्चर के ऊपर में अप्रोच रखेंगे, स्ट्रक्चर अगर वीक है तो मुझे लगता है कि शॉर्ट करना चाहिए, और स्ट्रक्चर स्ट्रांग है तो हमें लगता है कि लॉन्ग करना चाहिए। तो वही स्ट्रेटजी आपके साथ लेके आए हैं, तो आशा करता हूँ पसंद आएगी आपको। तो चलिए बात करते हैं आगे और बात करते हैं स्टॉक्स की। तो बात करते हैं इस हफ्ते और आने वाले दिनों में किन स्टॉक्स पे आपको फोकस करना है। तो सबसे पहला स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज़ का। आरती इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करी जाए तो आरती इंडस्ट्रीज़ में हमने 2 बार देखा कि 2 बार इसने एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बनाया। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट लास्ट डे हमने देखा, इसके अंदर में अच्छी वॉल्यूम के साथ में बढ़ते हुए नजर आया है और क्लियर कट ब्रेकआउट है। और इसको फॉलो अप मुझे लगता है कल के दिन में मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके टारगेट जो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, आप लगभग अगर इमीडिएट टारगेट की बात करेंगे तो इमीडिएट टारगेट 1040 के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1040 के ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1100 के टारगेट बन रहे हैं और शॉर्ट टर्म में इसके टारगेट और बड़े बन सकते हैं। तो इस स्टॉक पे एक फोकस किया जा सकता है। करंट लेवल पे अगर एसएल की बात करूँ, एसएल 900 रुपये के आसपास आता है। 900 के एसएल के साथ में बाय किया जा सकता है 1040 और 1100 के टारगेट्स के लिए। अगला स्टॉक है अशोक लेलैंड का। अशोक लेलैंड की अगर बात करें तो लास्ट डे हमने ज़बरदस्त तेज़ी देखी, सर्किट लगते हुए देखा स्टॉक के अंदर में, लेकिन ये हायर लेवल्स पे ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से ऊपर से थोड़ा रिजेक्शन मिला, प्रॉफिट बुकिंग मिली, वापस स्टॉक नीचे आते हुए दिखाई दे। लेकिन जो मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है स्टॉक के अंदर में वो बहुत ही शानदार है। यहाँ पे एक डोजी बना के परफेक्ट एक रिवर्सल इसको मिला और जिस तरीके का ट्रेड यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, वॉल्यूम देखने के लिए मिल रही है, मुझे लगता है 136 के ऊपर में जैसे ही निकलेगा 136 के ऊपर में एक बाय का व्यू बनेगा। या तो 136 पे करेंगे या कोई भी डिप मिलेगा तो 125 के आसपास हम बाय कर सकते हैं। 125 के आसपास बाय करेंगे तो 120 का एसएल रहेगा, 136 पे बाय करेंगे तो 130 का एसएल रहेगा और यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहे हैं 160 रुपये तक के। तो एक ज़बरदस्त तेज़ी इस स्टॉक के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो डेफिनेटली एक अशोक लेलैंड के अंदर में एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है। अगला स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक का। अगर सिटी यूनियन बैंक की बात करूँ तो कंटिन्यूसली स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने के लिए मिल रही है और अब स्टॉक ब्रेकडाउन लेवल के आसपास आ चुका है। 148 एक क्लियर कट लेवल है, 148 के नीचे हम सेल करके चलेंगे स्टॉक को। अगर यहाँ से गिरावट होती है तो लगभग 120 रुपये तक के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर यहाँ से एक रिवर्सल मिलता है जो कि मुझे लगता है कि लगभग आपको इस लेवल के बाद यानी 154 रुपये के ऊपर में बाय का एक व्यू बनेगा। 154 रुपये के ऊपर में बाय करेंगे, 164 तक के टारगेट के लिए अगर ये सस्टेन करेगा तो फिर से 180 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो 154 के ऊपर बाय करेंगे, 148 के नीचे सेल, ये क्लियर कट व्यू बन रहा है। अगला स्टॉक है जीएसएफसी का और हमने जो अभी न्यूज़ सुनी है कि चाइना ने अपने फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है और ऐसे भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने हमारे लिए और हमारी कंपनीज़ को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है इससे। अगर मैं यहाँ पे जीएसएफसी की बात करूँ तो एक शानदार पैटर्न बिल्टअप हो रहा है, मल्टीपल पैटर्न इसमें आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर हम इसमें राउंडिंग बॉटम बनाए, राउंडिंग बॉटम बन रहा है और अगर हम यहाँ पे कप बनाए तो कप बन रहा है। आप राउंडिंग बॉटम और कप को एक तरीके से ले सकते हैं। साथ ही अगर देखें तो इसके अंदर में एक बहुत ही अच्छा असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा है।
अगर हम असेंडिंग ट्रायंगल ड्रॉ करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ से 125 के ऊपर में शार्प ब्रेकआउट होगा। 125 के बाद गाड़ी रुकेगी नहीं और सीधा 150 पे जाके रुकेगी। एक 150 का टारगेट यहाँ पे रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 120 रुपये का। 125 के ऊपर में क्लियर कट बाय का व्यू बन रहा है। अगला स्टॉक है हैवेल्स। हैवेल्स की बात करें तो 1200 रुपये इसका एक रेजिस्टेंस है। ऊपर में अगर देखें तो 1230 एक रेजिस्टेंस है। तो इस स्टॉक के अंदर में बहुत ही अच्छे ग्राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है और मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें बाय करना है 1230 के ऊपर में बाय करेंगे 1500 रुपये के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहने वाला है 1160 रुपये का अगर हम 1230 पे बाय करते हैं तो। अब एक स्टॉक आ रहा है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस का, जो हमने पहले भी डिस्कशन किया था और इसमें हमारा शॉर्ट का व्यू बना हुआ है और मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ है और ब्रेकडाउन भी वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे और अच्छी गिरावट देखने मिल सकती है। करंट लेवल पे अगर शॉर्ट करेंगे तो 1440 पहला टारगेट, स्टॉप लॉस रहेगा 1520 का और 1360 ये बहुत नीचे के लेवल्स में आपको बता रहा हूँ। कब 100 रुपये की गिरावट मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि डेफिनेटली हो सकती है। 1520 के एसएल के साथ में शॉर्ट किया जा सकता है। अगला स्टॉक है इंडिगो का। इंडिगो में पहले हमने लॉन्ग का व्यू लिया था 1800 के ऊपर में और हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था और वही अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे क्लियरली 1850 के ऊपर में हमने लिया था, लेकिन हमारा ऊपर में कभी भी ब्रेकआउट नहीं मिला हमको। इसके ऊपर ज़रूर गया बट ब्रेकआउट नहीं मिला और उसके बाद में स्टॉक में शार्प गिरावट देखने के लिए मिली। हालांकि शॉर्ट का व्यू एकदम 1800 के नीचे ही बन रहा था, जो हमने पहले भी डिस्कशन किया। तो 1850 के ऊपर हमारा बाय का व्यू था, जो यहाँ पर ट्रिगर नहीं हुआ और हमारा एसएल भी नहीं लगा, क्योंकि ट्रिगर ही नहीं हुआ तो एसएल कहाँ से लगेगा। 1800 जब इसने ब्रेक किया तो बहुत ही क्लियर कट सेल सिग्नल था, लेकिन हमने उस टाइम में कॉल नहीं लिया इस पर। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इसके अंदर में 1520 तक की डेफिनेट गिरावट हो सकती है। 1640 के नीचे शॉर्ट करेंगे 1680 के स्टॉप लॉस के साथ में 1520 के टारगेट के लिए। लाल पैथ लैब की बात करें तो प्रीवियसली हमने देखा कि बहुत ही शार्प गिरावट देखने के लिए मिल रही है। स्टॉक ने एक अपने जो ट्रेडिंग लेवल है उससे सपोर्ट लिया है। एक अच्छी यहाँ पे अगर हम देखें जो लो बना है 3452 का, ये एक इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे जाता है तो हम सेल करेंगे, यानी 3450 के नीचे सेल करके चलेंगे 3200 रुपये तक के टारगेट्स के लिए। और वही अगर हमारा हाई ब्रेक होता है तो 3800 के ऊपर में बाय करेंगे। इस रेंज में हम कुछ नहीं करेंगे ऊपर में टारगेट। फिर 3800 के ऊपर में बाय का व्यू रहेगा 4042 तक के टारगेट्स के लिए। लास्ट डे की बात करें तो सन फार्मा के रिजल्ट्स के कारण स्पार्क और सन फार्मा दोनों में शानदार तेजी देखने मिली। स्पार्क के अंदर में जिस तरीके का मोमेंटम बना, वॉल्यूम बन रही है, मुझे लगता है ये और कैरी फॉरवर्ड होने वाली है इमीडिएट बेसिस पे। अगर कोई भी डिप मिलता है तो शानदार इसके अंदर में फिर से एक मौका मिलेगा बाय करने का। 260 का एसएल रखे, 260 के एसएल के साथ में बाय करें। स्टॉक के अंदर में डिप में भी बाय कर सकते हैं और तेजी में भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो टारगेट बन के आ रहे हैं 320 रुपये प्लस के टारगेट्स यहाँ पे बन के आ रहे हैं। सन फार्मा की बात करें तो 720 का तो हमने टारगेट लिया हुआ ही था और 720 से जो ब्रेकआउट हुआ है एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिली है। मुझे लगता है स्टॉक कुछ समय के लिए फ्लैट हो सकता है या एक आपको छोटे से रीटेस्ट लेवल की तरफ मूव कर सकता है। दोनों में से जो भी करेगा उसके हिसाब से पोजीशन बनाएंगे। अगर स्टॉक फ्लैट हो जाता है तो फिर हम तेज़ी की पोजीशन इमीडिएट बेसिस पे 750 के एसएल के साथ बना सकते हैं। बाकी नेक्स्ट डे किस तरीके से खुलता है वो देखेंगे। इमीडिएट अगर तेज़ी हो जाएगी तो हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी रनअप हो चुका है। लेकिन इसके जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 900 रुपये तक के, जो पहले मैंने 750-800 रुपये तक की बात करी थी, अब मेरे टारगेट 900 रुपये के बन के आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इस स्टॉक में भी फोकस करना है। नीचे आता है तो 720 के आसपास बाय करेंगे 700 के एसएल के साथ में 900 रुपये के टारगेट के लिए। करंट लेवल से स्टार्ट एक्यूमुलेशन जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इमीडिएट अगर तेज़ी हो जाती है तो इग्नोर करें। सन टीवी की बात करें तो सन टीवी ने काफ़ी समय बाद में एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है और मुझे लगता है दुनिया का हर एनालिस्ट इस स्टॉक को अब कवर करते हुए नजर आएगा, इंक्लूडिंग मी। और डेफिनेटली करना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन इसने किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेकआउट दिया है। और ये जो ब्रेकआउट है ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कितने तक कैरी फॉरवर्ड होगा? पहला टारगेट निकल रहा है 640, दूसरा टारगेट निकल रहा है 720। एक अच्छी तेज़ी के लिए बन सकता है। 555 का आप एसएल रखें। करंट लेवल्स पे पोजीशन बना सकते हैं। कोई भी डिप मिलता है तो डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। इसके सपोर्ट जो ब्रेकआउट लेवल है ये रिटेस्ट हो सकता है। अगर रिटेस्ट के लेवल के आसपास आता है तो अच्छी तेज़ी बन सकती है। 555 के एसएल के साथ में करंट लेवल से स्टार्ट किया जा सकता है बाइंग 640 720 के टारगेट्स के लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।